शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए ज्योग्राफी खंड के, और उसमें भी भारत का भूगोल के विषय में हम बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम हिमालय के विषय में बात किए थे और जो श्रेणियां हैं, जो पार्ट हैं, उसमें कुछ चर्चाएं हम लोग शुरू किए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाएं, अब उसका जवाब देने में अपने आप को सहज महसूस करें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो सबसे तीसरा खंड था, यानी शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय। तीसरा में है शिवालिक श्रेणी, जो है हिमालय का जो रेंज है, या बाह्य हिमालय में क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे। तो शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, यानी जो लघु हिमालय है उसके दक्षिण में स्थित है आपका शिवालिक श्रेणी। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में यह अधिक चौड़ा है, यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जो है अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो क्रमशः सकरा हो जाता है। ठीक है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीनतम भाग है, यानी जो शिवालिक श्रेणी है वो हिमालय श्रृंखला का जो है सो एकदम नवीनतम भाग है। इसे गोरखपुर के समीप, यानी गोरखपुर आपको पता है उत्तर प्रदेश, इसे गोरखपुर के समीप है ना उद्दना श्रेणी तथा भूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। देखिए इनका क्या क्या नाम है, उन्नना श्रेणी और पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, ओवर और मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम से जाना जाता है भाई? डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसको? शिवालिक श्रेणी को। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली, यानी जो शिवालिक श्रेणी है उसको लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून तथा पूरब में द्वार कहते हैं। पश्चिम में जो है सो दून तथा पूरब में द्वार कहते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियों का चर्चा करेंगे। तो ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली है। भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्यों में है वहाँ पर ये फैली है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इनमें से कई भारत और म्यांमार की सीमा रेखा के साथ फैली हुई है एवं कई देश के आंतरिक हिस्से में है, जैसे पटकई, बूम, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में आप चले जाइए, है ना। सब नागा जनजाति भी अब बहुत फेमस है वहाँ। अब है यदि हम लोग बात करते हैं कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, है ना, हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसमें कैसे कैसे हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हुआ वो है आपका पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय का पहले चर्चा कर लें। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य अवस्थित यह पर्वतीय भाग जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है, यानी आपका जो पंजाब हिमालय है वो आपका जो जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। इसमें लद्दाख, पीर पंजाल एवं जास्कर पर्वत श्रेणियां एवं रोहतांग तथा जोजिला दर्रा स्थित है, यानी आपका जो सुनते हैं कि जोजिला जो दर्रा है वो यहीं पर स्थित है आपका पंजाब हिमालय में। दूसरा जो इसका प्रादेशिक विभाजन है वो है आपका कुमायूं हिमालय। तो सतलज तथा काली नदियों के मध्य विस्तृत है, यानी सतलज और काली नदियों के जो है ये मध्य विस्तृत है। पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा भाग है, या जो है सो पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा भाग है। भागीरथी और यमुना नदियों के उद्गम, भागीरथी जो नदी है वो यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र इसी हिमालय में है, यानी आपका जो कुमायूं हिमालय है वहीं से आपकी जो है सो भागीरथी नदी जो है और यमुना नदियों का उद्गम है। बद्रीनाथ और एवं केदारनाथ इसकी प्रमुख चोटियां हैं, यानी बद्रीनाथ और केदारनाथ जो आप सुनते हैं इसकी प्रमुख चोटियां हैं। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का प्रमुख शिखर है।
यानी आपको जब भी कोई एग्जाम में आ जाए कि बताइए कि नंदा देवी जो है वो किस हिमालय का भाग है, किस का प्रमुख शिखर है, तो ये आपका हो जाएगा कुमायूं हिमालय। यह मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और बहुत बार सिविल सेवा परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए इसको आप एनसीईआरटी के बुक से अच्छा से पढ़ने का प्रयास कीजिए, तथ्यों को ढूंढने का प्रयास कीजिए और रिवाइज कीजिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न को देखिए कि इस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, और उसका प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको गलत नहीं करेंगे, इसको सही कर देंगे। आगे हम लोग तीसरा जो पार्ट है प्रादेशिक विभाजन में, वो है नेपाल हिमालय। यह पर्वत प्रदेश हिमालय के सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है, सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है। यह काली नदी से तीस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कितना किलोमीटर भाई? तो 800 किलोमीटर। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू आदि इसी श्रेणी में स्थित है। यानी आप जो सुनते हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलगिरी, धौलागिरी जो सुनते होंगे, धौलागिरी पर्वत आदि इसी श्रेणी में स्थित। कौन सा है श्रेणी में? तो नेपाल हिमालय। आगे हम लोग चर्चा करेंगे असम हिमालय। तो असम हिमालय का यदि हम लोग बात करते हैं तो यह तीस्ता नदी से लेकर दिहांग, यानी दिहांग किसको बुलाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, तक 720 किलोमीटर 720 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इस हिमालय में नागा पहाड़ी, मणिपुर, मिजो, खासी आदि पहाड़ियां अवस्थित है। यानी आपको पूछा जा सकता है कि खासी पहाड़ी, मिजो, है नागा, ये सब कौन सा प्रादेशिक में स्थित है हिमालय के? तो आपका असम हिमालय। इस बात की प्रमुख नदियां दिहांग, दिबांग, लोहित एवं ब्रह्मपुत्र है। यानी असम हिमालय में जो प्रमुख नदियां हैं उनको ध्यान एकदम दे दीजिए, माइंड में बैठा लीजिए। वो आपका है दिहांग, दिबांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अभी हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसको हम लोग देखने का प्रयास किए। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण है, गंगा वाला जो क्षेत्र है, सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। सतलज अभी हम लोग जितना देखे वो पर्वतीय क्षेत्र को देखे। जो पहला पार्ट हम लोग पढ़े थे कि पर्वतों में विभाजित किया गया है, तो कौन कौन पर्वत था, कैसा था, उसको हम लोग को देखने का प्रयास किए, उत्तर की पर्वत वाला भाग। आगे है कि दूसरा जो पार्ट था वो मैदानी वाला, साथ का सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान इसको बोल सकते हैं आप। तो इसमें उत्तरी राजस्थान एवं पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तरी भारत के असम राज्य तक भाग स्थित है, तक का भाग सम्मिलित है। इसका विस्तार पाकिस्तान यानी सिंधु नदी का मैदान एवं बांग्लादेश गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है। यह मैदान सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी अनेक सहायक नदियों द्वारा लाकर जमा की गई है ना मिट्टी से बना है। अतः यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। यानी इसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो मिट्टियां बहुत उपजाऊ होती है। अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी समूह के बीच जल विभाजक का काम करती है। यानी जो अरावली श्रेणी है वो जल विभाजक, जल को बांटने का काम करती है। ठीक है, अतः इस मैदान के पश्चिमी एवं पूर्वी भाग क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी मैदान कहलाते हैं। यानी जब ये बट जाता है तो इसीलिए पश्चिमी एवं पूर्वी भाग है ना जो होता है वो पश्चिमी एवं पूर्वी मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पश्चिमी एवं पूर्वी मैदान। और देखिए उत्तर का विशाल मैदान को आप इस प्रकार से बांट सकते हैं, एक पश्चिमी मैदान में बांट दीजिए, एक पूर्वी मैदान में बांट दीजिए। फिर से मैं इसको डिटेल कर रहा हूं कि उत्तर का विशाल मैदान को आप पहले दो भागों में बांटिए। एक तरफ हो गया पश्चिमी मैदान, दूसरी तरफ पूर्वी मैदान। अब पश्चिमी मैदान को भी बांट दीजिए। पश्चिमी मैदान को आप सिंधु का मैदान बांट दीजिए, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान बांट दीजिए और राजस्थान का मैदान बांट दीजिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पश्चिमी मैदान को आप बांटिए, एक हो गया सिंधु का मैदान, एक हो गया पंजाब हरियाणा का मैदान और तीसरा हो गया राजस्थान का मैदान। अब पूर्वी मैदान को आप बांटिए, पूर्वी मैदान में आप एक गंगा का मैदान को ले लीजिए और दूसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान को ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी का मैदान, जिसमें आपका पहला सिंधु का मैदान हम लोग देखेंगे। भारत में इसका सतलज बेसिन ही आता है।
यानी भारत में इसका सतलज बेसिन ही आता है, अतः भारत में इसे सतलज का मैदान भी कहते हैं। सिंधु नदी के पश्चिम का मैदान बांगर से बना है। किससे बना है? बांगर से बना है। इसके पूर्व में स्थित मैदान डेल्टाई है। ठीक है, आगे है पंजाब एवं हरियाणा का मैदान। ये सब हम लोग पश्चिमी भाग वाला देख रहे हैं। अभी हम आपको बताए थे ना कि पश्चिमी मैदान को 3 पार्ट में बांट गए, एक सिंधु का मैदान, दूसरा है पंजाब एवं हरियाणा का मैदान और तीसरा है राजस्थान का मैदान। तो दूसरा इसमें जो है पश्चिमी मैदान में वो पंजाब एवं हरियाणा का मैदान है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। यह पश्चिम में स्थित मैदानी भाग है जो पंजाब में हरियाणा में फैला हुआ है। इसमें सतलज, ब्यास एवं रावी नदियां बहती है। यह मुख्यतः बांगर से निर्मित है, लेकिन नदियों के किनारे एक संकरी पट्टी में खादर भूमि पाई। आपको पता है ना कि नवीनतम जो जलोढ़ मिट्टी होती है नदियों द्वारा जो लाई जाती है उसको बोलते हैं खादर। बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि वो नवीनतम मिट्टी होती है। और पुरानी जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं आपको क्या? बांगर। बांगर में कंकड़ वगैरह होता है, पुरानी मिट्टी होती है। तो यहाँ जो सिचुएशन है देखिए, बांगर से निर्मित है लेकिन नदियों के किनारे एक संकरी पट्टी में खादर भूमि भी पाई जाती है। यानी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इसमें बांगर से ही निर्मित है, इसमें खादर भी संकरी लेकिन रहता है, बहुत कम रहता है, जिसे स्थानीय भाषा में बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? बेट। इस मैदान में 5 दोआब स्थित हैं जो निम्नलिखित हैं। क्या भाई? दोआब है ना, जमीन वाला जो भाग है, पार्ट है। ठीक है, नदियों के किनारे आसपास क्षेत्र जो है। तो दोआब में क्या है? पहला दोआब देखिए, बिष्ट दोआब। तो ब्यास और सतलज के बीच जो होता है मिट्टी टाइप का स्थल जो होता है उसको बोलते हैं आपका बिष्ट दोआब। ठीक है, ब्यास एवं सतलुज के बीच। इसी तरह से बारी दोआब, ब्यास एवं रावी के बीच, यानी ब्यास नदी और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो आप क्या हो गया? बारी दोआब। रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच है। आगे है चाज दोआब, चिनाब एवं झेलम के बीच। ये सब सबको एकदम याद कर लिए सीरियल नंबर से, ताकि आपको किसी से भी प्रश्न करे आपको दिक्कत ना हो, ना आपको कंफ्यूजन हो, और आराम से एग्जाम में जो है सो अच्छे ढंग से जो है सो आप लिख दें, समझ में आपको आए। आगे सिंध सागर दोआब, झेलम चिनाब एवं सिंधु के बीच का जो क्षेत्र होता है वो आपका सिंध सागर दोआब होता है। अब तीसरा पार्ट जो आपको बताए पश्चिमी मैदान में वो है आपका राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। और यहाँ की प्रमुख नदी है लूनी, अरावली से आपको पता ही है, वहीं से उसका उद्गम है, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी जो है कहाँ होती है? कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। सांभर, डिडवाना इस मैदान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं। देखिए एक चीज बहुत क्लियर हो गया कि जो शामर है, डिडवाना है, इस मैदान की जो है सो प्रमुख नमकीन झीलें, यानी पानी जो है सो खारा लगता है, नमकीन लगता है। सांभर भारत की सबसे बड़ी, इस पॉइंट को आप VVI करके नोट में लिख लीजिएगा, सांभर भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। अंतःस्थलीय, स्थल के अंदर है, यानी अंतःस्थलीय झील है। तो इस पॉइंट को अब एकदम नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा कि जो सांभर है भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, नमकीन झील है, याद रखिएगा। कभी एग्जाम में कोई आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी है ना अंतःस्थलीय नमकीन झील बताइए, तो आप सांभर झील बता दीजिएगा। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान में आपका पहला पॉइंट जो है सो गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में है। इस मैदान की गहराई अधिक है। गंगा के मैदान को धरातल के विचार से 2 भागों में बांटा गया, एक बांगर और खादर। अभी आपको बताए नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। बहुत सिंपल है, तो इस तरह से बांटा गया है। गंगा के मैदान के धरातल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला चर्चा करते हैं बांगर। अब प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है, पुराना से निर्मित मैदान है। खादर की तुलना में यह अधिक ऊंचा होता है। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता है।
बाहर का पानी नहीं पहुंचता तो कक्कड़ उत्तर जम जाता है। इस प्रदेश में बाहर का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता है। बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफेद परत जम जाती है, जिसे रेह या कल्लर कहते हैं। इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करता हूं। होता क्या है कि इस प्रदेश जो होता है बांगर वाला क्षेत्र, इस प्रदेश में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता है। जो बाढ़ का पानी आता तो न मिट्टी लाता, धुल जाता, लेकिन वहां तक पहुंचता ही नहीं है। तो बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई होने के कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफेद परत जो है, नमक की परत जो है सो जम जाती है। तो वही जो नमक की परत जमी उसी को रे या कल्लर कहते हैं। तो आपको वो पूछे कभी इस तरह का वर्ड आ जाए कि भैया कल्लर या रे क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के कारण कहीं कहीं भूमि पर जो है सो नमक की सफेद परत जम जाती है। इसी को जो है सो रे या कल्लर कहते हैं। बामर भूमि के दो क्षेत्रीय विभेद कर सकते हैं। एक है बारिंद मैदान, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित। यह वास्तविक रूप से गंगा का प्राचीनतम डेल्टा है। ठीक है। आगे है भूर क्षेत्र। तो भूर क्षेत्र याद रखिएगा, इसका निर्माण हवा द्वारा निक्षेपण से हुआ है। यानी भूर क्षेत्र का निर्माण हवाओं के द्वारा निक्षेपण से हुआ है। यह आज बांगर उच्च भूमि पर एक लगातार कटक के रूप में पाया जाता है। इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें क्या होता है, भूर नहीं होता, धूर भूर इस तरह से जो वर्ड बोलते हैं, यानी इसमें बालू की मात्रा अत्यधिक मात्रा में होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जैसे गंगा मैदान का चर्चा करते हैं, वो है खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी वो आपका प्राचीन था। बांगर जो है सो प्राचीनतम था, ये आपका नवीन है, नया है ना। नवीन जलोढ़ों के जमा होने से बना है। यह अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश होता है। नीचे वाला भाग में नीचा रहेगा तब तो पानी बाढ़ वाला आएगा, वहां ऊपर में रहेगा तो कहां से पहुंचेगा। यहाँ नदियों का पानी बाढ़ का लगभग प्रतिवर्ष पहुंचता है, जिसके कारण यह उपजाऊ बना रहता है, फर्टिलाइज होता है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के वैसे प्रदेश जो नदी घाटियों से सटे हैं खादर के अंतर्गत आते हैं। पंजाब में यह बेट कहलाता है। पंजाब में इसे क्या कहा जाता है, बेट। तो पंजाब में बेट कहा जाता है किसको, खादर को। तो याद रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, मित्रों, प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी एकदम मन से पढ़ाई कीजिए, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स को आप आधार बनाइए, मैप्स को देखिए और धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। छोटा छोटा चीज को माइंड में रखिए। झील है, नदियां है, पहाड़ है, पर्वत है, और मैप्स में दिमाग में लगाइए कि कहाँ कहाँ से निकल रही है, किनकी नदी, कौन सी सहायक नदी है ना, कौन सा रेंज में आता है, असम हिमालय में कौन आता है, कुमायूं में क्या है ना। इस तरह की चीज़ों को देखने के बाद धीरे धीरे, क्योंकि पढ़ाई जो है एक प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको भले शुरू में आपको टफ लगता होगा, फिर धीरे धीरे वो जो है आसान हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।